नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 की 4 सेक्शन की हम बात करेंगे। इन 4 सेक्शन में जो सबसे ज्यादा काम का सेक्शन है वो है सेक्शन 6, राइट। और जो भी प्रिलिमिनरी में सवाल पूछे जाते हैं वो सेक्शन 6 से ही पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कनेक्टेड सेक्शन है और सेक्शन 7 और सेक्शन 8 कनेक्टेड सेक्शन है। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ये रिलेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। सेक्शन 5 कहता है पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। यानी कि आपको अगर कोई किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई आपको you have some interest in some immovable property, then you should file a suit according to civil procedure code। आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, जैसे कि आप जबरदस्ती किसी प्रॉपर्टी को खाली करा लें या किसी की प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा कर लें। अगर आपको लगता है आपका कोई इंटरेस्ट है, देन यू शुड फाइल केस इन इन अ सिविल कोर्ट अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड। ये सेक्शन 5 है। अब सेक्शन 6 हम देख लेते हैं दोस्तों। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। यानी कि मान लीजिए किसी किराएदार को किसी मकान मालिक ने जबरदस्ती विदाउट उसकी कंसेंट धक्के देके निकाल दिया दुकान से या किसी मकान से, किसी किसी रेंटेड अकोमोडेशन से। he or any person claiming through him may by suit to recover possession, यानी possession का सूट डाल के, suit for possession, nothing notwithstanding any other title that may be set up in such suit। मतलब आपका भले ही आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपने उसको जबरदस्ती निकाला, तो वो रिकवरी पोजेशन का मुकदमा डाल सकता है भले ही आप मालिक हो। अगर उसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन था तो उस पोजेशन को वो रिकवर कर सकता है भले ही आप मालिक हो। आपके पास क्या रेमेडी है कि आप स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपना डिस्प्यूट कोर्ट में फाइल करें अकॉर्डिंग टू दिस सिविल प्रोसीजर कोड। नाउ नो सूट अंडर दिस सेक्शन शेल बी ब्रॉट फर्स्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। यानी जिस दिन आपको निकाला गया है उसके 6 महीने बाद आप ये मुकदमा नहीं डाल सकते। तो 6 महीने इसमें लिमिटेशन पीरियड है। और दूसरा, गवर्नमेंट पे ये प्रोविजन लागू नहीं होती। तो इसमें दो तरह के प्रिलिमिनरी में सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ड्यूरेशन का, जैसे उसमें ऑप्शन आ जाती है 3 months, 6 months, 9 months एंड 12 months। तो आपको याद रखना है कि 6 month के अंदर अंदर आपको अगर किसी ने डिस्पोजेस कर दिया है प्रॉपर्टी से विदाउट योर कंसेंट, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर केस डालना होगा। और दूसरा, ये मुकदमा गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कभी कहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे एनक्रोच कर लिया तो गवर्नमेंट से आप ये राइट क्लेम नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपका प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट है और गवर्नमेंट चाहे तो आपको धक्के मार के वहां से निकाल सकती है, राइट। No appeal shall lie from any order decree passed in any suit under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed। यानी कि अब मान लीजिए कि किसी ने ए ने बी को निकाल दिया। ए मालिक है, बी किराएदार है, ए ने बी को निकाल दिया। बी ने सेक्शन 6 में मुकदमा डाल दिया 6 महीने के अंदर। अब बी के फेवर में कोर्ट की डिग्री आ गई कि भैया इसे पोजेशन वापस दो आप, राइट। तो अब इस ऑर्डर की कोई अपील नहीं हो सकती और कोई रिव्यू भी इसका फाइल नहीं हो सकता, राइट। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। और अगर आपको जैसे कोर्ट ने इसमें पोजेशन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है अब वो उस किराएदार को वहां से निकाल ही नहीं सकते। आप हमेशा, आपके पास ये राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है
वो लॉफुल तरीके से रिकवर कर सके। ये हमेशा आपके पास राइट अवेलेबल रहेगा। राइट, सो नाउ लेट अस सी सेक्शन। तो सेक्शन 7 जो है दोस्तों, दैट इज रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखा, अब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को देखेंगे। सेक्शन 7 और 8 कनेक्टेड सेक्शन है। अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। यानी आप सीपीसी के थ्रू मुकदमा फाइल कर सकते हैं। राइट, सेक्शन 8 कहता है, अब सेक्शन 8 कहता है एनी पर्सन हैविंग पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनी पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी अगर किसी के पोजेशन और कंट्रोल में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका वो ओनर नहीं है, उस आदमी को कंपेल किया जा सकता है टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल इट टू द इमीडिएट पोजेशन। इमीडिएट पोजेशन से दोस्तों मतलब ये है कि आप भले ही उसके मालिक ना हो, आप उसके केयर टेकर हो। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड की गाड़ी है, वो आपके घर में खड़ी है, अब उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई पार्किंग पे डिस्प्यूट हो जाता है और आपकी वो गाड़ी जो है आपका नेबर उठा के अपने घर में खड़ी कर लेता है, तो भले अब आपके दोस्त को आने की जरूरत नहीं है, यू आर एंटाइटल्ड टू द इमीडिएट पोजेशन, क्योंकि आपके दोस्त ने वो गाड़ी आपको दी थी। राइट, तो आप उसको कंपेल कर सकते हैं टू डिलीवर इट टू यू इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। व्हेन द थिंग क्लेम्ड टू इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ प्लेंटिफ। यानी कि जब आपके पास वो एज अ एजेंट की कैपेसिटी में, वो आपके दोस्त ने आपको दी है, तो यू आर एक्टिंग एज एजेंट, और कि आप उसकी केयर टेक करेंगे, या ट्रस्टी की कैपेसिटी में आपको कोई चीज दी गई हो। When the compensation in money would afford the plaintiff would not afford plaintiff an adequate relief for the loss of the thing claimed। अब ये तो हमेशा आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है कि मनी कंपनसेशन हमेशा एडिक्वेट नहीं होता है हर केस में, इसीलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट बनाया गया है। राइट, तो ये आपको जब भी कुछ समझना है तो हमेशा लिखना है वेयर कंपनसेशन इन मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ। राइट, तीसरा, जहां आपको एक्चुअल डैमेज को असेस करना पॉसिबल ना हो, मुश्किल हो, वहां पे भी आप कंपेल कर सकते हैं आपको वो चीज देने के लिए। और लास्ट, व्हेन द पोजेशन ऑफ थिंग हैज बीन क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। यानी जब प्लेंटिफ से रॉन्गफुली आपको चीज ट्रांसफर हो गई हो। राइट, तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।